प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो लेसन में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 11 हिंदी कोर का सेट 1 जो कि जैक बोर्ड 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को एग्जाम में 40 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। समय जो आप सभी को मिलने वाला है एग्जाम में, सो 1 घंटे का समय रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं, जैसे कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर लिखित सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा उसके अनुसार कार्य करें। ओएमआर उत्तर पत्रक में जो भी निर्देश दिया गया सबसे पहले जो सो उसको पढ़ना है, उसके बाद ही उस पर जो सो लिखना है, अपना नाम भरना है, फिर प्रश्न के उत्तर को जो सो गोल घेरा करना है ऑप्शन में। परीक्षार्थी ने निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक सभी विवरण ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरना है। परीक्षार्थी अपना पूरा हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर ही करना है, इधर-उधर कहीं पे नहीं करना है। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु नीले या काले बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करेंगे। नीला, ठीक है दोस्तों, नीले या फिर काला, और कोई दूसरा पेन का यूज नहीं करेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक हेतु पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। पेंसिल का आप सभी जो सो ओएमआर उत्तर पत्रक में नहीं करिएगा, इसका प्रयोग करना जो सो वर्जित है। ठीक है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 3 खंडों क ख ग घ में जो सो विभक्त है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का जो सो 1-1 अंक निर्धारित किया गया, यानी 40 एमसीक्यू प्रश्न तो 40 नंबर। ठीक है दोस्तों, 40 प्रश्न तो 40 नंबर का आप सभी का एग्जाम होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ओएमआर उत्तर पत्रक वीक्षक को लौटाना अनिवार्य है। प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। आप सभी को प्रश्न पुस्तिका जो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके साथ ही एक ओएमआर शीट मिलेगा। तो ओएमआर शीट में आप सभी जितने भी प्रश्नों का गोल घेरा करेंगे, सो ओएमआर शीट आप सभी को जो सो वहाँ पे शिक्षक जो भी होंगे उसको सौंपना पड़ेगा। उसके बाद ही जो सो आप सभी जो सो एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हैं और वो जो क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ ला सकते हैं घर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ से आप सभी का प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों खंड क में, जो कि अपठित बोध दिया गया है। अपठित बोध, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर का चयन करना है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ना केवल ज्ञान, तकनीकी कौशल आवश्यक है। ठीक है, ना केवल ज्ञान और तकनीकी कौशल आवश्यक है, बल्कि जीवन कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन कौशल में संचार, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन जैसे गुण शामिल होते हैं। इन कौशलों की मदद से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है अपने लक्ष्य को जो सो प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम बोले तो किसी व्यक्ति को समय प्रबंधन का अच्छा ज्ञान है तो वह अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय कर सकता है और कार्य समय पर पूरा कर सकता है। इसी प्रकार तनाव प्रबंधन व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जीवन कौशल न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए भी जो सो आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत विकास। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है, तो कौन सा गुण जो सो शामिल नहीं है दोस्तों, तो धन संचय जो सो शामिल नहीं है। अगला आता है समय प्रबंधन का लाभ क्या है, तो समय प्रबंधन का लाभ क्या है, कार्य कार्य जो है सो समय पर जो सो पूरा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अभी हम सभी ने क्या पढ़ा, तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो सो बनाए रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का महत्व क्यों है। गद्यांश के अनुसार जो सो जीवन कौशल का महत्व क्यों है दोस्तों, तो व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, उससे पहले जो पद्यांश दिया गया है, उससे पहले क्या है, पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। मानवता, मानवता का सच्चा अर्थ करुणा और दया। मानवता का सच्चा अर्थ क्या है, करुणा और दया में है। ठीक है, सहयोग और सेवा से जीवन में माया में है। ईमानदारी का दीप जलाओ, सत्य का पथ अपनाओ। ईमानदारी का जो सो दीप जलाओ और सत्य का मार्ग अपनाओ। सत्य का पथ अपनाओ, दूसरों के दुख में सहभागी बनो। मानवता का धर्म निभाओ। मानवता का जो सो धर्म निभाने की बात कही जा रही है। क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम से बनेगा जग सुंदर। क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम से क्या बनेगा, जग संसार जो सो सुंदर बनेगा। मानवीय गुण अपनाकर ही जीवन होगा पूर्णतः। मानवीय गुणों को अपनाकर ही जीवन जो होगा सो पूर्ण होगा, धन्य होगा जीवन। तो दोस्तों अब यहाँ से आपका जो प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया, 5 में पूछा गया पद्यांश में मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया। तो मानवता का सच्चा अर्थ किसे बताया गया, तो करुणा और दया को। करुणा और दया को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया ईमानदारी को किससे तुलना की गई? तो ईमानदारी को किससे तुलना की गई? दीप से। ईमानदारी को दीप से, दीप के जैसा जो सो बनो। पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दूसरों के दुखों को जो सो सहभागी, दूसरे के दुखों में सहभागी बनना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है? तो जग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों की? तो क्षमा, सहिष्णुता और प्रेम होना चाहिए, तभी जो सो जग जो सो सुंदर बनेगा, संसार सुंदर बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से खंड का जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न दिया गया है दोस्तों, खंड ख में देखिए विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई? तो विविध भारती सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1957 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1957। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो टेलीविजन जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो टेलीविजन। देखिए टेलीविजन जनसंचार, तो टेलीविजन से आप सभी जानते हैं कि उसमें दृश्य भी दिखाया जाता है, पिक्चर भी दिखाया जाता है और श्रव्य आमने ध्वनि भी निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेलीविजन जो है दृश्य और श्रव्य माध्यम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? तो सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है? तो सोशल मीडिया का उदाहरण है। यूट्यूब क्या है? सब सोशल मीडिया के उदाहरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का पितामह जो है दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो समाचार लेखन की शैली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है, उल्टा पिरामिड शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो संचार संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो किससे हुई? कथात्मक शैली से। किसे? कथात्मक शैली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कथात्मक शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी 14 संचार की उत्पत्ति जो सो किससे हुई? ये तो हो गया 13 का राइट आंसर समाचार लेखन की शैली, तो उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है दोस्तों, उल्टा पिरामिड शैली। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो किस धातु से? तो चर से हुई। किस धातु? चर धातु से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला? तो भारत का पहला छापाखाना कहाँ पे खुला है दोस्तों? तो गोवा में खुला है। कहाँ? गोवा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फीडबैक फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? तो फीडबैक के अनुसार जो संदेश में सुधार कौन करता है? तो संचारक करता है। कौन? संचारक। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाता है संचारक सुधार करता है, उसमें गलती को सुधारता है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 17 जब हम किसी को इशारे या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार कहलाएगा। तो इस प्रकार के संचार को क्या बोलते हैं? जब इशारे के माध्यम से बुलाते हैं किसी को। ठीक है दोस्तों, जब इशारे के माध्यम से हम किसी को बुलाते हैं या संकेत के माध्यम से बुलाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? सांकेतिक विचार। क्या बोलते हैं? सांकेतिक विचार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 किसने कहा संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो यह जो है किसने कहा था? संचार जो है अनुभवों की साझेदारी है। तो विलंबर श्रेम ने कहा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए उससे पहले जो सो खंडगा है, खंडगा में जो कि पाठ्य पुस्तक से गद्यांश लिया गया दोस्तों, आप सभी अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप सभी को यह गद्यांश जो सो भली-भांति आता होगा, क्योंकि चैप्टर से ही लिया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का जो सो चयन करना है। अब देखिए यहाँ से पूछा गया धनराम धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा आद नहीं हो पाया था। 13 का पहाड़ा जो सो आद नहीं हो रहा था, इसलिए उसे क्या बोला जा रहा था? मंदबुद्धि कहा है। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। ठीक है, यानी फिर से जो सो गड़बड़ कर दिया था, पहाड़ा जो सो नहीं पढ़ पाया था। 3 तक पहाड़ा जो सो पढ़ा किसी तरह से, उसी में जो सो गड़बड़ी होने लगी। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की वजह जबान की चाबुक लगा दी थी। तेरे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का तप कहाँ लगेगा? विद्या का तप कहाँ लगेगा? इसमें अपने थैले से 5-6 दर्तियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की थी। धनराम हाथ पर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोकनी फेंकनी ठीक है, धोकनी फेंकनी या शान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया।
जो सो अब काम में जो सो उसके पिताजी ने क्या लगाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। घन चलाने की विद्या जो सो सीखने लगा। कौन? ये मंद बुद्धि वाला। ठीक है, देखिए फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। वहां पे जो सो गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्था जो भी हाथ जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। एक दिन जो सो अचानक जो सो गंगाराम चल बसे। गंगाराम का निधन हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। विरासत किसने संभाल ली? तो धनराम। ठीक है, विरासत जो सो धनराम ने संभाली, जो कि मंदबुद्धि कौन थे? तो धनराम ही थे। विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांवों वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम या ऑफर कहने लगे थे। अब यहाँ से आप सभी का प्रश्न स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो यह गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है दोस्तों? तो गलता लोहा से। किससे? गलता लोहा से। ठीक है, मंदबुद्धि जो धनराम थे वो गलता लोहा से लिया गया। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गलता लोहा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया धनराम को 13 का पाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया? तो धनराम को 13 का पाड़ा क्यों नहीं याद हो पाया? तो धनराम पढ़ाई में रुचि नहीं रखता था, या फिर धनराम मंदबुद्धि था, या डर के कारण, या फिर मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे सिखाया नहीं, धनराम को गणित कठिन लगता था। किसके कारण जो सो यह सीख नहीं पाया था दोस्तों? तो धनराम को जो सो मंद बुद्धि था। धनराम कैसा था? तो मंद बुद्धि था। ठीक है, और वह डर के कारण याद नहीं कर पाया। डर के कारण याद नहीं कर पाया था कि सर जो सो हमें कहीं पीटे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया गद्यांश में विद्या का तप से क्या तात्पर्य है? विद्या का तप से क्या तात्पर्य है इस गद्यांश में दोस्तों? तो क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो शिक्षा का महत्व ये तो नहीं है, पढ़ाई की कठिनाई भी नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 का पढ़ा याद कर रहा था लेकिन याद ही नहीं हो रहा था। किसको? धनराम को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया? तो उसकी जो सो गद्दी संभाली थी। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पिता की विरासत संभाल ली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। उससे पहले देखिए क्या गया, बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का जो है चयन करना है। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? नमक विभाग में जो सो दारोगा की नौकरी किसे मिली है दोस्तों? तो वंशीधर को मिली थी। किसको? वंशीधर को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वंशीधर को। ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ का लिंक जो सो डाल दिया जाएगा और वीडियो भी सबसे पहले जो सो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप सभी को। तो इसीलिए आप सभी जो सो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जो सो ज्वाइन कर लीजिए। और लिंक कहाँ पे? तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सो लिंक अवेलेबल है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो सो अवेलेबल है, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं दोस्तों। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? लेखिका मियाँ जो सो नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? किस कारण से गई थी दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस हैसियत से गई थी? तो पत्रकार की हैसियत से। किससे? पत्रकार की हैसियत से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में पूछा गया अपू की माँ का क्या नाम था? तो अपू की माँ का नाम क्या था दोस्तों? तो अपू की माँ का नाम था सर्वजया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी सर्वजया। क्या है? सर्वजया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विदाई संभाषण पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम क्या है दोस्तों? तो बाल मुकुंद गुप्त है। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए पूछा गया अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले? तो अमित को मैथ्स में जो सो कुल कितने 72 नंबर मिले थे। कितने नंबर में से? 100 नंबर में से 72 नंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जामुन के पेड़ को जो सो सेक्रेटरी के लॉन में किसने लगाया था? सेक्रेटरी के लॉज में। ठीक है, वहां पे जो सो किसने लगाया था जामुन का पेड़? जामुन का वृक्ष जो सो किसने
लगाया था दोस्तों? तो अमेरिका के प्रधानमंत्री ने नहीं, इसने नहीं लगाया था, भारत के प्रधानमंत्री ने भी नहीं लगाया था। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन आता है पिटनोया के प्रधानमंत्री, किसने लगाया था? तो पिटनोया के प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में पूछा गया, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? तो लता मंगेशकर की गाने की विशेषता आप सभी जानते हैं कि नादमय उच्चारण है। ठीक है, नादमय उच्चारण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नादमय उच्चारण। राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 में पूछा गया, राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? तो राजस्थान में कुएं खोदने वाले को क्या कहते हैं? तो चेजारो कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेजारो। जो कुइयां खोदता है उसे क्या बोलते हैं? चेजारो। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, बेबी हलदार बेबी हलदार के कितने बच्चे थे? तो बेबी हलदार के कितने बच्चे थे दोस्तों? तो बेबी हलदार के 3 बच्चे थे। कितने? 3 बच्चे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले अगर आगे देखिए पूछा गया, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का जो सो सही उत्तर का चयन करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो जो सो गिरधर गोपाल, दूसरों का ना कोई, जा के सिर मोर मुकुट, मोरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, सतान ढीक बैठी बैठी, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, असुवन जाल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फली गई, आनंद फली होई। अब इससे जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पद्यांश में गिरधर गोपाल किससे संबंधित है? तो गिरधर गोपाल, किसे? गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल जैसे किससे? तो भगवान कृष्ण से। गिरधर नाम किसका है? भगवान कृष्ण का नाम। ठीक है दोस्तों, भगवान कृष्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवान कृष्ण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? तो मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी? तो क्यों छोड़ी थी दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जो कुल की कहानी छोड़ दी। भगवान कृष्ण की भक्ति में कौन? मीरा लीन थी। ठीक है दोस्तों, भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति भावना में ये डूबी रहती थी। कौन? मीरा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी भी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए पूछा गया, संतान ढीक बैठी ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई का अर्थ क्या है? तो लोक लाज खोई का अर्थ क्या है दोस्तों? तो लोक लाज का अर्थ है, संतान की संगति में रहकर मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। संतों की जो सो संगति में रहकर भी जो सो मीरा ने समाज की परवाह नहीं की। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पूछा गया, मीरा ने किसके जल से प्रेम बोली बोई? तो किसके जल से जो सो प्रेम बोली बोई दोस्तों? तो असुवन। ठीक है, असुओं के जल से, असुवन, आंसू से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ से बुक से दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों का जो सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, कबीरदास कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो कबीरदास कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पूछा गया, किस आंदोलन में भाग लेने का कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जेल जाना पड़ा? तो किस आंदोलन में जो सो भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को जो सो जेल जाना पड़ा था? तो किस कारण से? तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 38, हारे गाढ़े हारे गाढ़े काम सरेगा में हारे गाढ़े का क्या अर्थ है? तो हारे गाढ़े का अर्थ क्या है दोस्तों? तो हारे गाढ़े का अर्थ कठिनाई। क्या? कठिनाई, मुसीबत, मुश्किल। ठीक है दोस्तों, कठिनाई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया, सबसे खतरनाक, यह जो कविता लिखा गया सबसे खतरनाक कविता है, तो इसके कवि कौन है? इसके ऑथर कौन है? लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है? पास है। कौन है? पास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पास। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। नागड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? नागड़े की तरह बजते शब्द किसकी रचना है? निर्मला पुतुल, महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार या फिर पास? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट जो करिएगा तो 40 का ये होगा। ठीक है, अगर 40 का सपोजेट ये हुआ तो 40 का लिखिएगा ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपसे भी आंसर लिखिएगा। अगर 40 का बी होगा तो 40 का बी लिखिएगा, 40 का सी होगा तो 40 का सी लिखिएगा। इस प्रकार से आंसर लिखिएगा ताकि मैं समझ जाऊं कि 40 का आपने जो सो आंसर सी को जो सो कमेंट करके बताया है सही आंसर। और जो भी सही आंसर होगा आप सभी को कमेंट के माध्यम से, रिप्लाई के माध्यम से 100% दिया जाएगा, जो भी सही आंसर होगा दोस्तों। और अगर आप सभी की पर्सनली अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ में अगर आप सभी व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सभी जो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर जो पीडीएफ भेज दीजिए। नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो 9572142409। इस नंबर पर आप सभी अगर मैसेज करते हो तो आप सभी को जो पीडीएफ भेज दिया जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही जो सो हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो ही जो सो इस चैनल पर जो सो वीडियो हर रोज़ जो सो अपलोड किया जा रहा है आप सबों के लिए, ताकि आप सबों का एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।